वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है भूतद्दम भास्कर नारायणा। एक्चुअली मैं खुद इस मूवी का काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मस्ट वॉचबुल जरूर है। मूवी में काफी सारे जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और इसी तरह क्लाइमैक्स में तो ऑसम माइंड ब्लोइंग। मैं समरी बताकर स्पॉइलर देना नहीं चाहता, आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। बहुत ही मजेदार मूवी है और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है क्योंकि कहानी भी बहुत ही लंबी है। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कुछ न्यूज़पेपर के न्यूज़ को दिखाया जाता है। बात यह है कि एक सीरियल किलर 2000 से लेते हुए अब तक लड़कियों का कत्ल करता आ रहा है और लड़कियों का कत्ल करने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट होता है। सर धड़ से अलग कर देता है और किसी एक लड़की का भी सर अभी तक नहीं मिला। लाश के पास एक मास्क को छोड़कर जाता है। इस तरह से पहले ये हत्याएं कर्नाटका में होती थी, वहां से लेते हुए अब तेलंगाना में हो रही है, विकाराबाद। पुलिस वालों को अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला और अब तक उस सीरियल किलर ने 16 लड़कियों को मारा। प्रेजेंट डे पर भी वो सीरियल किलर एक लड़की को किडनैप करके किसी जगह पर लाकर इसको शैतानी तरीके से मेकअप करके इसके मुंह के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग रखकर इसका सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरे सीन में जॉन और मार्क नाम के दो बंदे डिटेक्टिव भास्कर के ऑफिस के एड्रेस के बारे में पूछते हुए फाइनली बहुत ही मुश्किल के साथ ये दोनों भास्कर के छोटे से ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर भास्कर मौजूद नहीं होता, इसका असिस्टेंट प्रसाद होता है और जॉन का केस ये है कि इसका 1,20,000 का फोन गुम हो गया और जॉन को किसी भी कीमत पर इसका फोन वापस चाहिए। इस तरह से 2 लाख रुपए प्रसाद को देने लगता है। फटाफट से इसके फोन को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अब बगल में ही मार्क नाम का एक बंदा होता है ना, वो डिटेक्टिव भास्कर का बहुत बड़ा फैन होता है। प्रसाद से पूछने लगता है कि मैं भास्कर सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, आखिरकार भास्कर सर डिटेक्टिव कैसे बने? तो प्रसाद भास्कर की कहानी को बताने लगता है। सीन 14 साल पहले जाता है। भास्कर के घर में इसके माँ बाप, इसका बड़ा भाई भास्कर रहता था। इसका बड़ा भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। बचपन से ही भास्कर को खोए हुए चीजें फाइंड आउट करना बहुत पसंद था, झटके से यूं फाइंड आउट कर लेता था। और उसी तरह 14 साल की उम्र से ही भास्कर लक्ष्मी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है, जो इसके घर के बगल में ही रहती है। लक्ष्मी की एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है श्रावणी। भास्कर लक्ष्मी से प्यार करता ही है, लेकिन लक्ष्मी बचपन से लेते हुए आज तक इसको ठुकराती आ रही है, अभी भी इसको लाइक ही नहीं करती। खैर एक दिन मोहल्ले वालों को, फैमिली वालों को ये बात पता चलती है कि भास्कर का बड़ा भाई एक मुस्लिम लड़की से प्यार कर रहा है जो उसी मोहल्ले में रहती है। दोनों फैमिलीज के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होने लगता है और एक्चुअली इस मुस्लिम लड़की का फादर एक पुलिस वाला होता है। भास्कर के बड़े भाई को डराने धमकाने लगता है कि मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा। भास्कर का बड़ा भाई भी कहने लगता है जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर ही भागूंगा। खैर फैमिलीज के बीच झगड़ा होने के बावजूद भी भास्कर का बड़ा भाई और वो मुस्लिम लड़की बाहर मिलने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये बात जानकर उस लड़की का फादर कॉलेज स्टॉप कर दिया उसको। तो एक दिन फाइनली भास्कर के बड़े भाई को बहुत गुस्सा आकर डायरेक्ट उस लड़की के घर के पास जाता है, उस लड़की को भगा लेने के लिए। अंदर जाने के बाद ये देखता है कि घर की सारी फैमिली मर चुकी है, मतलब वो लड़की, उसके मम्मी पापा, किसी ने इन तीनों को मार दिया। ये देखकर भास्कर का बड़ा भाई बहुत दुखी होने लगता है। उसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचकर भास्कर के बड़े भाई को कातिल समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद भास्कर के बड़े भाई को बेल मिल जाती है। अब ये बदनामी की जिंदगी ना सहते हुए भास्कर का बड़ा भाई आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगाकर अपनी जान ले लेता है। तो उसी उम्र में भास्कर ठान लेता है कि किसी भी तरह से इसके भाई के केस को सॉल्व करेगा। उस मुस्लिम घर में जाकर तलाशी लेने पर कंपाउंड वॉल के पास एक छोटा सा शिवलिंग मिलता है इसको। भास्कर सोचने लगता है कि ये तो मुस्लिम फैमिली है, इनके घर में शिवलिंग क्यों है? भास्कर यही शिवलिंग पुलिस वाले को जाकर दिखाने लगता है कि सर इस केस में मेरा भाई बेकसूर है, प्लीज सर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन वो लोग इसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। तो भास्कर ठान लेता है कि किसी भी तरह से पुलिस बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भास्कर चश्मा लगाने पर ही इसको कुछ नजर आता है, बिना चश्मे के सब कुछ धुंधला धुंधला। इसलिए भास्कर डिटेक्टिव बनने का सोचा और बन भी गया। खैर प्रेजेंट डे पर डिटेक्टिव भास्कर को दिखाया जाता है और फिलहाल भास्कर को कुछ पुलिस वाले लेने के लिए आते हैं, मतलब किसी जगह पर कुछ क्राइम हुआ है वो केस सॉल्व करने के लिए। और एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में इंदिरा नाम का एक बेस्ट फ्रेंड होता है इसका। भास्कर, प्रसाद, लक्ष्मी ये तीनों क्लासमेट्स होते हैं। घर के पास आने के बाद इंदिरा भास्कर को समझाने लगता है कि एक्चुअली चोर इस घर में घुसकर गहने चुरा ले गया और उसी तरह फैमिली के 3 लोगों को बेरहमी से मार दिया, माँ, बाप और एक प्रेग्नेंट बेटी को भी।
और इसी तरह भास्कर को इस फैमिली के बारे में कुछ डिटेल्स बताने लगता है कि इस फैमिली में कौन कौन रहते हैं एक्सेट्रा। खैर मैं यहाँ पर ज्यादा लैग नहीं करना चाहता। भास्कर झटके में इस केस को सॉल्व कर देता है। कत्ल करने वाली और कोई नहीं, इस घर की दूसरी बेटी होती है। मतलब इस बेटी ने ही अपने माँ बाप को, अपनी बड़ी बहन को मार दिया, क्योंकि ये महारानी अपने बड़ी बहन के हस्बैंड से प्यार करती है। उसे पाने के लिए फैमिली वालों को मार दिया और माहौल ऐसा बनाया कि चोर घुसकर आकर तीनों को मार दिया। सो इसी से हमको ये बात पता चलती है कि भास्कर कितना टैलेंटेड बंदा है। उसके बाद जब भास्कर अपने ऑफिस पर आता है तो ऑफकोर्स ऑफिस पर जॉन और मार्क बैठे होते हैं और इन दोनों के हुलियों को देखकर ही समझ जाता है कि जॉन का कीमती फ़ोन मिस हो गया और उस कीमती फ़ोन में एक और कीमती चीज़ है। इसीलिए जॉन किसी भी कीमत पर अपना फ़ोन हासिल करना चाहता है। जॉन कहने लगता है, हाँ आपने सही गेस किया। एक्चुअली कल मैं एक रिसोर्ट में एक लड़की के साथ था और कांड करने से पहले वीडियो बनाने की मुझे आदत है। अगर वो वीडियो लीक हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भास्कर जॉन से पूछने लगता है कि आपने कल किस टाइप की पैंट पहनी थी। जॉन अपने पैंट का हुलिया बताने लगता है। भास्कर कहने लगता है, आप फिक्र मत करिए, कल शाम को आकर आप अपना फ़ोन ले जाइए, आपका केस सॉल्व हो गया। तो ये दोनों जाने के बाद प्रसाद भास्कर से पूछने लगता है कि ऐसे कैसे केस सॉल्व हो गया, आखिरकार उसका फ़ोन कहाँ पर है। तो भास्कर कहने लगता है, जब जॉन अपनी पॉकेट से चाबी निकाल रहा था उसी वक्त इसका फ़ोन डस्टबिन में गिर गया और ये ऑब्जर्व नहीं कर पाया। थोड़ी देर के बाद उस रिसोर्ट का वॉचमैन वहाँ पर आकर डस्टबिन में फ़ोन को देखकर वो उठा ले गया। और आज सुबह जब मैं क्राइम स्पॉट पर जा रहा था तो वही वॉचमैन सेल पॉइंट के पास डील बात कर रहा था। इस तरह से भास्कर और प्रसाद उस सेल पॉइंट के पास जाने पर फाइनली जॉन का फ़ोन मिल जाता है। भास्कर का गेस 100% सही निकलता है। उसके बाद प्रसाद इस फ़ोन को चेक करने पर इसमें कुछ वीडियोस होती है। जॉन ने कुछ लड़कियों के साथ कांड किया ना, वो वाली वीडियोस। बाद में जॉन को बुलाकर उसका फ़ोन इसको लौटा देते हैं। खैर इसी दरमियान में भास्कर बार बार रश्मि को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन हर बार की तरह लक्ष्मी बार बार भास्कर को गालियाँ देती रहती है। एक दिन कुछ गाँव वाले किसी जंगल में जाते हैं लकड़ियाँ मारने के लिए, तो इन गाँव वालों को उसी जंगल में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसका सर मौजूद नहीं होता, सफ़ेद साड़ी पहनी होती है और इसके पेट के पास एक मास्क होता है। एक्चुअली नज़र का मास्क कहते हैं इसको। और इस सीरियल किलर का ये 16वां मर्डर होता है ये। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले, फोरेंसिक वाले, भास्कर भी यहाँ पर आकर पहुँचता है। और हाँ, इस सीरियल किलर का एक लौता केस है जो भास्कर ने अभी तक सॉल्व नहीं किया, जिसका मतलब आप समझ सकते हो कि किलर कितना शातिर है, भास्कर से भी शातिर। हर बार की तरह इस बार भी भास्कर को एक भी क्लू नहीं मिलता, लेकिन इस लड़की का एक्स्ट्रा फिंगर कटा हुआ होता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लक्ष्मी भी आती है। एक्चुअली लक्ष्मी एक रिपोर्टर होती है। वो पुलिस वाले इंदिरा को बहुत डांटने लगती है कि इस बार भी तुम लोगों को कोई क्लू नहीं मिला और कितनी लड़कियां मरनी पड़ेगी। इंदिरा यही कहने लगता है, अरे लक्ष्मी मैं क्या करूं, इसमें क्राइम सीन में एक भी क्लू नहीं मिल रहा और हायर ऑफिसर्स भी इस केस को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। हत्यारा इतना शातिर है तो हम क्या कर सकते हैं। और इसी तरह अब तक जो लड़कियां मरी उनका कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। खैर इसके बाद पुलिस स्टेशन पर आकर भास्कर, प्रसाद, इंदिरा इसी केस के बारे में सोचते रहते हैं कि कुछ बड़ा करना होगा हमको। उसी वक्त एक नेपाल वाला बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर पुलिस वालों को गालियां देते रहता है। इंदिरा भास्कर से कहने लगता है कि 3 साल पहले इस बंदे की गर्लफ्रेंड मिस हो गई। ये नेपाल वाला बंदा और उसकी गर्लफ्रेंड 3 साल पहले यहाँ पर आए थे। अपनी गर्लफ्रेंड मिस होने पर यह बंदा हमारे पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। इसकी जीएफ ना मिलने पर यह बेचारा पागल हो गया। और शॉकिंग बात यह है कि इस बंदे की गर्लफ्रेंड लड़की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर है। खैर इसके बाद कर्नाटका में सीआई शंकर को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल में किसी लड़की की लाश पाई गई और हत्यारा वही सीरियल किलर है, सेम पैटर्न, सेम स्टाइल मारने का। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लक्ष्मी, भास्कर, प्रसाद आते हैं। भास्कर शंकर से क्लूज के बारे में पूछने पर शंकर यही कहने लगता है कि इस बार भी कोई भी क्लू नहीं मिला और हमारे स्टेट में ये 6th मर्डर है। उसके बाद भास्कर डेड बॉडी के पास जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उस लड़की के पैर को देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि बचपन में लक्ष्मी की बड़ी बहन श्रावणी के पैर में भी कुछ जबरदस्त जख्म हुआ था। वो मार्क अभी भी मौजूद होता है और इसी तरह इस लड़की की डेड बॉडी के हाथ पर देखने पर मार्क भी सेम होता है। भास्कर पहचान लेता है कि ये लाश श्रावणी की है, लक्ष्मी की बड़ी बहन की। कंफर्मेशन के लिए पोस्टमार्टम पर भेजने पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि सच में ये लाश श्रावणी की है। ये सुनने के बाद बेचारा भास्कर और लक्ष्मी बहुत रोने लगते हैं। ये सब कुछ होने के बाद भास्कर श्रावणी के बॉयफ्रेंड किशोर को बुलाकर पूछताछ करने लगता है। किशोर कहने लगता है कि सर एक्चुअली उस दिन मैं और श्रावणी मंदिर जाने का प्लान किया और हम दोनों मंदिर गए। उसके बाद मैंने श्रावणी को बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया, मुझे कुछ काम था, मैं चला गया।
इस तरह से ये बेचारा भी बहुत रोने लगता है कि काश मैं उस दिन श्रावणी के साथ होता। खैर उसी रात भास्कर लक्ष्मी के पास आता है, उसको खाना खिलाने लगता है क्योंकि 2 दिनों से लक्ष्मी ने खाना नहीं खाया। दिलासा दिलाने लगता है कि लक्ष्मी तुम फिक्र मत करो, मैं उस सीरियल किलर को पकड़ कर ही रहूंगा। यह सुनने के बाद लक्ष्मी भास्कर को एक छापड़ लगाने लगती है, बहुत गालियाँ देने लगती है कि तुम अपने आप को बहुत बड़े डिटेक्टिव बोलते हो ना, अगर तुम अपना काम सही से करते तो आज मेरी बहन नहीं मरती। अब पास में लक्ष्मी ने काफी सारी बार भास्कर को डांटा होता है, चापड़ भी लगाया था, लेकिन इस बार लक्ष्मी की बातें भास्कर के दिल में चुभ जाती है। भास्कर बेचारा बहुत फील होने लगता है। भास्कर फाइनली ठान लेता है कि किसी भी तरह से इस सीरियल किलर को पकड़ कर ही रहेगा। दूसरे दिन से केस को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। किशोर से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करता है और इसी तरह श्रावणी के फ्रेंड्स ये भी कहा कि 2 दिन से श्रावणी इसे बात नहीं किया। उसके बाद बस स्टॉप का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि उस दिन किशोर श्रावणी को बस स्टॉप के पास ड्रॉप किया, लेकिन श्रावणी बस स्टॉप के अंदर नहीं गई। इसी दरमियान में भास्कर, प्रसाद, किशोर सड़क के पास चाय पी रहे होते हैं तो एक गाड़ी आकर भास्कर को मारने की कोशिश करने लगती है। आइन टाइम पर भास्कर साइड में हटने पर हल्के से इसके हाथ को चोट आती है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी हॉस्पिटल पर आती है भास्कर को देखने के लिए। इसे सॉरी बोलने लगती है कि मेरी वजह से तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। भास्कर भी कहने लगता है कि श्रावणी मेरी बहन जैसी है, अब ये केस मेरा पर्सनल है। लक्ष्मी कहने लगती है तो ठीक है, मैं भी आज के बाद से तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करूंगी। इस तरह से ये दोनों मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। लक्ष्मी धीरे धीरे भास्कर को लाइक भी करने लगती है। खैर अब 2000 से लेते हुए अब तक जहाँ जहाँ पर लड़कियों की लाश मिली, अगर उन प्लेसेस को मार्क किया जाए तो एक यू शेप का सिंबल बनकर आता है। और उसी तरह इससे पहले ये केस कर्नाटका के सीए शंकर ने डील किया था। तो इसी केस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दूसरे दिन भास्कर, प्रसाद, लक्ष्मी सीए शंकर के घर के पास जाते हैं। शंकर भी यही कहने लगता है कि मैं भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। मेरे लाइफ में एक लौता केस है जो मेरे लिए एक मिस्ट्री है। मेरे पुलिस स्टेशन पर इस केस के रिलेटेड एक फाइल रखी है, आप लोग वहाँ पर जाकर उस फाइल को स्टडी कर सकते हो। इस तरह से ये भी थोड़ा हेल्प करने लगता है। तो सारे सबूतों को देखने के बाद भास्कर ये ऑब्जर्व करता है कि अब तक जो लड़कियां मरी उनके बॉडी पर जो सफेद कपड़ा था वो अलग क्वालिटी का था और श्रावणी के शरीर पर जो सफेद कपड़ा है वो अलग क्वालिटी का है। और इसी तरह श्रावणी के सफेद साड़ी पर कुछ मार्क्स होते हैं, जैसा लगता हो कि कोई स्टैम्प किया हो। सो इन सारे वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। पता लगा लेता है कि इस साड़ी के ऊपर किसी हॉस्पिटल का एड्रेस छपा है। डॉक्टर का नाम लास्ट में इश से एंड होता है और इसी तरह ये हैदराबाद का एड्रेस लगता है। तो हैदराबाद में ऐसा नाम वाला डॉक्टर कौन है ये फाइंड आउट करने लगते हैं। कुछ नाम निकल कर आते हैं, रमेश, सुरेश, योगेश। तो इन सारे डॉक्टर्स को फिल्टर आउट करने के बाद फाइनली उस डॉक्टर को फाइंड आउट कर ही लेते हैं जिसका नाम होता है योगेश। तो भास्कर, प्रसाद, लक्ष्मी इस डॉक्टर के पास आकर श्रावणी के बारे में पूछने लगते हैं कि श्रावणी के साथ तुमने क्या किया। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो सीआई शंकर श्रावणी के बॉयफ्रेंड किशोर को गिरफ्तार करने लगता है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन पर लाकर मार पीट कर सच बताने के लिए कहते हैं। तो फाइनली किशोर सच बताने लगता है कि एक्चुअली कुछ दिनों पहले श्रावणी को ये बात पता चली कि ये प्रेग्नेंट है। यही बात किशोर को बताया। किशोर ने श्रावणी को लेकर हैदराबाद आया, मतलब इस डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने के लिए। और श्रावणी को जब बेड पर सुलाकर इंजेक्शन देने वाला था उसी वक्त श्रावणी के हाथ को उस बेड का स्टैंप लग जाता है और यही स्टैंप श्रावणी के साड़ी पर भी लगता है। खैर शायद डोसेज ज्यादा होने की वजह से बेचारी श्रावणी की मौत हो जाती है। अब इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि लाश का क्या करे। तो इन दोनों को उस सीरियल किलर के बारे में आइडिया आता है, जैसा वो सीरियल किलर मारता है, सर से धड़ अलग कर देते हैं। और एक्चुअली अब तक जो लड़कियां मरी थी उनके फिंगरप्रिंट्स किसी भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी, लेकिन इन दोनों ने श्रावणी के हाथ के स्किन को निकाल लिया ताकि फिंगरप्रिंट से पता ना चले कि लाश किसकी है। तो सच सुनने के बाद भास्कर और लक्ष्मी दोबारा बहुत रोने लगते हैं। इंदिरा सीए शंकर से पूछने लगता है कि सर आपको कैसे पता चला कि किशोर ही कातिल है। शंकर कहने लगता है कि इसने जो टाइमिंग बताया था ना कि ये मंदिर गया था, वहाँ से बस स्टॉप गया था, वो मैच नहीं हुआ। जब मैंने थरोली इंस्पेक्शन किया तभी मैंने गेस कर लिया कि किशोर के स्टेटमेंट में कुछ गलत है। खैर अपने घर वापस आने के बाद भास्कर इसी सीरियल केस के बारे में सोचते रहता है कि बिना क्लू के वो किलर इतनी सारी लड़कियों को कैसे मार रहा है, अपने टारगेट्स को कैसे सिलेक्ट कर रहा है, मरी हुई लड़कियों का रिकॉर्ड्स क्यों नहीं पाया गया। तो इसी दरमियान में भास्कर को जॉन के बारे में याद आता है। मतलब लास्ट टाइम जॉन ने एक लड़की के साथ रिसोर्ट पर गया था ना, उसकी एक वीडियो बनाई थी
और उस लड़की के हाथों में भी एक एक्स्ट्रा फिंगर्स थे। तो भास्कर गेस करने लगता है कि कुछ दिनों पहले एक लड़की की लाश मिली थी ना, शायद वो लाश उसी लड़की की हो सकती है, क्योंकि उस लड़की का एक एक्स्ट्रा फिंगर कटा हुआ था। दूसरे दिन भास्कर, प्रसाद, लक्ष्मी जॉन के घर पर जाते हैं। जॉन को उसकी ही रासलीला की वीडियो दिखाकर पूछने लगते हैं कि बताओ ये लड़की तुमको कहाँ पर मिली, क्या किया तुमने इसके साथ, क्यों इतनी सारी लड़कियों को मार रहे हो। जॉन कहने लगता है कि सर मैंने किसी भी लड़की को नहीं मारा, जब भी मुझे वर्क का प्रेशर होता है तो मैं एक रिसोर्ट में एक लड़की के साथ एंजॉय करता हूँ बस। उस रात भी मैं एक लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की आने में थोड़ा देर कर दी। उसी रिसोर्ट में मैंने एक बुरखे वाली लड़की को देखा, उससे अप्रोच हुआ तो वो लड़की मेरे साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने लगी। उसको मैंने अपने कमरे में ले जाकर उसकी वीडियो बनाने लगा, उसके साथ कान करने के लिए। लेकिन तभी दूसरे बुरखे वाली औरत आकर मुझे एक छापड़ लगाकर उस लड़की को अपने साथ ले गई। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर इंदिरा को ये बात पता चलती है कि जंगल के इलाके में दोबारा एक और लड़की की लाश पाई गई। ये सुनने के बाद भास्कर शॉक में रह जाता है। क्राइम स्पॉट पर जाने के बाद सच में एक लड़की की लाश होती है, सेम स्टाइल मर्डर हो चुका होता है, सर मौजूद नहीं होता। खैर उसी रात भास्कर लक्ष्मी से कहने लगता है कि मरी हुई लड़की सेक्स वर्कर है तो बाकी ये लड़कियां भी सेक्स वर्कर्स हो सकती है। लक्ष्मी कहने लगती है कि प्रोस्टिट्यूशन करने वालों की भी फैमिली होती है ना, लेकिन अभी तक एक भी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई। और इसी तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप कहकर होता है, मतलब हत्यारे ने लड़कियों का बलात्कार करके मार दिया। उसके बाद ये लोग उस रिसोर्ट के वॉचमैन को पकड़कर पूछने लगते हैं कि उस रात वहाँ पर क्या हुआ था। ये वॉचमैन भी वही कहने लगता है कि पहले एक बुरखे वाली लड़की वहाँ पर बैठी थी, वो जॉन इस लड़की को अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर के बाद एक और बुरखे वाली लड़की आकर उस लड़की को अपने साथ ले गई अपनी गाड़ी में। ऐसा कहते हुए वॉचमैन एक और शॉकिंग बात बताने लगता है इन लोगों को। जॉन के साथ जो लड़की थी ना, वो कोई लड़की नहीं थी, वो ट्रांसजेंडर थी, हिजड़ा। कंफर्मेशन के लिए भास्कर जॉन को कॉल करके पूछने पर जॉन यही बात बताने लगता है, हाँ सर वो लड़की नहीं थी, वो ट्रांसजेंडर थी। ये सुनने के बाद लक्ष्मी पूछने लगती है ये क्या बात हुई, अगर मरे हुए सारी लड़कियां ट्रांसजेंडर्स थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप कहकर क्यों निकल आया। खैर दूसरे दिन सुबह भास्कर अपने टीवी न्यूज चैनल में ये देखता है कि एक लड़का एक ट्रांसजेंडर से प्यार करके इन दोनों ने शादी कर लिया अपने फैमिलीज के खिलाफ। ये न्यूज देखने के बाद भास्कर को कुछ बातें समझ में आती है। भास्कर लक्ष्मी से कहने लगता है कि वो सीरियल किलर सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को ही मार रहा है और 3 साल पहले हमारे ही पुलिस स्टेशन में एक ट्रांसजेंडर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने वाला और कोई नहीं, वो नेपाली बंदा था। एक्चुअली वो नेपाली बंदा और उसकी गर्लफ्रेंड नेपाल में थे। इनकी फैमिलीज इन लोगों को ठुकराने पर ये दोनों बंगाल आ गए, अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लड़की प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगी। एक दिन कुछ लोग उस लड़की को ज्यादा पैसों की लालच देकर कहीं दूर बुला ले गए, मतलब उस लड़की को विकाराबाद को ले आए किसी रिसोर्ट पर। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके बताया कि फिलहाल इस रिसोर्ट पर है। उसके बाद वो लड़की मिसिंग हो गई, इसलिए वो नेपाल वाला बंदा यहाँ विकाराबाद पर आकर पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। लेकिन पुलिस वालों ने इस बेचारे की एक भी नहीं सुनी, इसको पागल बनाकर रख दिया। भास्कर कहने लगता है कि कर्नाटका में जो भी लड़कियां मरी थी, मतलब ट्रांसजेंडर्स मरी थी, उन सारे लोगों का एक ही डॉक्टर पोस्टमार्टम किया, लेकिन 13 साल पहले उस डॉक्टर की मौत हो गई किसी रोड एक्सीडेंट में। अब यहाँ पर हमारे रीजन में तेलंगाना में ये कत्ल हो रहे हैं और इन सारी लड़कियों का पोस्टमार्टम सिर्फ एक ही डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर नटराज। और हाँ, एक और शॉकिंग बात यह है कि उन ट्रांसजेंडर्स को मार नहीं रहे, उनकी बलि दे रहे हैं। बलि देने के लिए सारे बॉडी पार्ट्स सही सलामत होनी चाहिए। इसलिए लास्ट टाइम जो लड़की मरी थी ना, उसके एक्स्ट्रा फिंगर्स थे, उस फिंगर्स को कट करके उसकी बलि दी गई। खैर उसी रात ये सारे लोग मिलकर डॉक्टर नटराज के पास जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर पुलिस वालों को देखकर वहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले भी इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस नटराज की लाश इसके घर में ही पाई जाती है। मतलब ये डॉक्टर नटराज वापस अपने घर पर आकर सारे सबूतों को मिटाकर खुदकुशी कर लिया। इसी घर में भास्कर एक सीक्रेट कमरे को देखता है। इस कमरे में वो मास्क होता है, नजर वाला मास्क। देखकर ऐसा लगता हो कि शायद ये डॉक्टर यहाँ पर रिचुअल्स कर रहा था। लक्ष्मी कहने लगती है कि मैंने इस मास्क के बारे में कुछ बातें पता किया। इस तरह से इसका फ्लैशबैक बताने लगती है। एक्चुअली बहुत सालों पहले देवता और असुरों के बीच जबरदस्त तरीके से लड़ाई होती थी। देवता असुर से हारने लगे। एक दिन इसका हल पूछने के लिए सारे देवता श्री विष्णु के पास गए। भगवान श्री विष्णु जी ने देवताओं को एक आइडिया दिया कि आप लोग असुरों के साथ मिलकर सागर मदन करिए। मदन करने पर सागर में से
अमृत निकलेगा। जब आप वो अमृत पियोगे तो आपकी शक्ति दोबारा लौट आएगी। तो इस तरह से देवता और असुर दोनों मिलकर सागर मदन करने लगे। अब हिस्ट्री के हिसाब से देवताओं के भेष में राहु केतु उनमें मिले हुए थे, लेकिन अंदर की बात यह है कि राहु केतु के साथ साथ भस्मासुर भी देवताओं की भेष में था। थोड़ी देर के बाद जब अमृत सागर से बाहर आया तो देवता असुरों को धोखा देकर ये खुद अमृत पीने लगे, लेकिन इसी दरमियान में राहु केतु को फाइंड आउट करके उनको मार दिया। जब तक भस्मासुर को भी फाइंड आउट करके मारते तब तक भस्मासुर ने थोड़ा बहुत अमृत पी चुका था, जिसकी वजह से इसका सर अमर हो जाता है। और उस वक्त भस्मासुर ने इतना गुस्से भरी निगाहों से देवताओं को देखा, उसकी नज़र को देखकर देवता भाग निकले। इसीलिए आजकल भी दरवाजे के पास ऐसा ही एक मास्क को रखते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए। खैर उसके बाद असुरों के गुरुजी शिवजी की तपस्या करके दोबारा भस्मासुर को जिंदा करवाया, लेकिन भस्मासुर शिवजी से ही वरदान लेकर शिवजी को मारने चला। तब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को दोबारा मार दिया, लेकिन इसका सर अभी भी नहीं मरा। कहा जाता है कि अभी भी भस्मासुर का सर किसी जगह पर सेफ है, असुरों के गुरुजी ने हिफाजत से रखा। खैर प्रेजेंट डे पर इस डॉक्टर नटराजन ने मरने से पहले कुछ सबूतों को जला दिया था। जब भास्कर इन सबूतों को थोड़ा बहुत तलाश करने लगता है तो कुछ जले हुए फोटोग्राफ्स मिलते हैं इसको। इन्हीं जले हुए फोटोग्राफ्स में भास्कर को एक कॉलेज का नाम और ईयर भी नजर आता है। दूसरे दिन भास्कर और इंदिरा उस कॉलेज पर जाते हैं और उस ईयर में जो स्टूडेंट्स इस कॉलेज में पढ़े थे उनकी लिस्ट मांगने लगते हैं। तो शॉकिंग बात यह है कि रुद्रवेणी इस कॉलेज की एक स्टूडेंट होती है। एक्चुअली रुद्रवेणी IT डिपार्टमेंट में थी, लेकिन अब फिलहाल रुद्रवेणी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर रही है। भास्कर समझ जाता है, जिसका मतलब वो डॉक्टर नटराज और रुद्रवेणी ये दोनों ने मिलकर झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई। हर एक क्राइम सीन पर ये रुद्रवेणी मौजूद थी। दूसरे दिन भास्कर और प्रसाद रुद्रवेणी के घर पर जाने लगते हैं, चोरी छुपके उसके घर की तलाशी लेने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर वो मार्क बंदा नजर आता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में जॉन के साथ आया था ना, वो बंदा। अब ये मार्क ऑलरेडी भास्कर का बहुत बड़ा फैन होता है। भास्कर मार्क से थोड़ी बहुत मदद मांगने लगता है और उसी तरह मार्क एक हैकर भी होता है। ये तीनों रुद्रवेणी के घर में घुस जाते हैं। उसी वक्त रुद्रवेणी के फोन को ये नोटिफिकेशन आती है कि इसके घर में कोई घुस आया। जब भास्कर रुद्रवेणी का लैपटॉप ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो पासवर्ड इसको पता नहीं होता। दोबारा मार्क रुद्रवेणी के लैपटॉप को हैक कर लेता है। जब भास्कर इसके लैपटॉप में चेक करने लगता है तो ये बात पता चलती है कि अब तक जो ट्रांसजेंडर्स मरे उन सारे लोगों का डेटा इसमें मौजूद है और मरे हुए सारे ट्रांसजेंडर्स एक ही नक्षत्र में पैदा हुए। इसका ईमेल आईडी चेक करने पर यह बात पता चलती है कि कोई दूसरा बंदा इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। भास्कर मार्क से कहने लगता है कि तुम ये पता करो कि ये मेल्स कौन भेज रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। अब इसी दरमियान में वो रुद्रवेणी वापस अपने फ्लैट पर आने लगती है। जब तक अपने फ्लैट पर आती ये तीनों उसके फ्लैट से निकल जाते हैं। बाल बाल बच जाते हैं ये तीनों। खैर उसके बाद रुद्रवेणी अपने बॉस को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि कुछ लोग मेरे बारे में जान लिया। वो बंदा रुद्रवेणी से कहने लगता है, तुम तो अपना मकसद जानती हो ना, अपना मकसद पूरा करो। थोड़ी देर के बाद वो मार्क भास्कर के पास आकर कहने लगता है कि वो ईमेल आईडी किसी दानव लिंगेश्वर के नाम पर है। शॉकिंग बात यह है कि लिंगेश्वर का घर का एड्रेस रुद्रवेणी के फ्लैट के बगल में ही है। भास्कर पुलिस के साथ मिलकर रुद्रवेणी के फ्लैट पर आता है। किसी सीक्रेट कमरे में ये देखता है कि रुद्रवेणी ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद भास्कर इस अपार्टमेंट के ओनर से दानव लिंगेश्वर के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है, अरे सर, लिंगेश्वर और रुद्रवेणी एक ही बार हमारे अपार्टमेंट में आए और मैंने सुना है कि वो लिंगेश्वर मुंबई में रहता है, कोई बिजनेस करता है, जब जब रुद्रवेणी से मिलने के लिए यहाँ पर आते रहता है। और हाँ सर, कुछ सालों पहले मेरी बेटी की शादी पर ये लिंगेश्वर आया था, रुकिए मैं अभी वो फोटो लेकर आता हूँ। इस तरह भास्कर को रुद्रवेणी के घर में एक और सीक्रेट कमरा नजर आता है। पता चलता है कि इस कमरे में कुछ रिचुअल्स हो रहे थे। वही भस्मासुर का मास्क होता है, शिवजी का लिंग होता है और किसी दीवार पर 18-18-18 कहकर लिखा होता है। उसी के नीचे एक लड़की की फोटो होती है। ये लड़की और कोई नहीं, सीए शंकर की बेटी होती है। भास्कर समझ जाता है, जिसका मतलब ये लोग इस लड़की को बलि देने वाले हैं। और 18 का मतलब हिंदू न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 है, जिसका मतलब 9वें महीने में 9 तारीख को 9 बजे ये लोग इस लड़की की बलि देने वाले हैं। उसके बाद ये अपार्टमेंट का ओनर लिंगेश्वर की फोटो लाकर दिखाने लगता है भास्कर को और ये फोटो देखकर भास्कर के तो होश ही उड़ जाते हैं। इस फोटो में और कोई नहीं, इनके ही गांव में काम करने वाला साइकिल मैकेनिक बादशाह है।
इसी का नाम बाशा उर्फ लिंगेश्वर है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ लक्ष्मी उस नेपाल वाले बंदे के पास आकर इसको कुछ सच्चाइयाँ बताने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। उसी वक्त वो लिंगेश्वर इस नेपाल वाले बंदे को मार देता है और लक्ष्मी को भी जख्मी करके इसको किडनैप कर लेता है, किसी जगह पर ले जाता है। थोड़ी देर बाद भास्कर और पुलिस वाले उस बादशाह के दुकान के पास आते हैं। इसका तो दुकान बंद हो चुका होता है। उस बंदे की तलाश करने पर वो एक जंगल में मौजूद होता है और एक्चुअली ये लिंगेश्वर लोगों के सामने लंगड़ाता हुआ चलते रहता है। एक्चुअली इसका पैर तो सही सलामती होता है। पुलिस वाले लिंगेश्वर को गिरफ्तार करने से पहले लिंगेश्वर इंदिरा की गन लेकर कुछ पुलिस वालों को मार देता है। उसी तरह भास्कर को भी बहुत मारने पीटने लगता है। भास्कर कहने लगता है कि पिछले 14 सालों से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ, अब जाके मिले हो तुम। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली 14 साल पहले इनकी गैंग ने एक लड़की को ट्रैप किया था। जब लिंगेश्वर उस लड़की को बुर्का पहनाकर कहीं पर ले जा रहा था तो रास्ते में वो पुलिस वाला नजर आता है, भास्कर का बड़ा भाई जिस लड़की से प्यार किया था ना, उस लड़की का फादर। और ये पुलिस वाला उस लड़की के गले में एक छोटे से लिंग को देखता है। ये देखने के बाद बादशाह पर शक करने लगता है। उसके बाद ये पुलिस वाला बादशाह की दुकान में जाकर तलाशी लेने पर इसके अंडरग्राउंड में एक और कमरा होता है। यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर रखा होता है इसने। भस्मासुर का मास्क होता है। लिंगेश्वर की सच्चाई जानने की वजह से लिंगेश्वर इनके घर पर आकर सारी फैमिली वालों को मार देता है। अब उसी वक्त भास्कर का बड़ा भाई उस घर में आने पर पुलिस वाले इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। प्रेजेंट पर लिंगेश्वर भास्कर से कहने लगता है कि तुम्हारा भाई खुद ब खुद आकर फंसा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी हम लोग एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमारे इस यज्ञ को कोई भी रोक नहीं सकता। ऑलरेडी हम लोगों ने सीए शंकर की बेटी को किडनैप कर लिया, उसी की आखिरी बलि है। ऐसा कहते हुए ये लिंगेश्वर खुद को मार लेता है, खुदकुशी कर लेता है। इसी में भास्कर लिंगेश्वर की छाती पर एक बड़े से मार्क को देखता है। ये देखने के बाद इसको कुछ आइडिया आता है। उसके बाद भास्कर किसी के घर में जाकर लक्ष्मी को बुलाने लगता है। अब लक्ष्मी तो किडनैप हो चुकी है ना। उस लिंगेश्वर ने लक्ष्मी को अपने बड़े भाई को सौंप दिया। इसी घर में भास्कर को बहुत ही पुरानी किताब नजर आती है। इस किताब को पढ़ने लगता है। जब दूसरी बार भगवान विष्णु भस्मासुर का वध किया था तो असुरों के गुरुजी ने दोबारा शिवजी को पूजा करके भस्मासुर को दोबारा जिंदा करने की विश की। तो इसी तपस्या के दौरान उस गुरुजी को एक हल निकल कर आता है भस्मासुर को जिंदा करने का। और वो हल ये है कि ये लोग 18 ट्रांसजेंडर की बलि देनी होगी। बलि देने का एक डिफरेंट तरीका होता है। पहले उस ट्रांसजेंडर को अच्छे से सजाकर एक छोटी सी शिवलिंग की मूर्ति उसके मुंह में रखकर इसका वध कर दे, मतलब इसको मार दे। उसके बाद उसकी लाश को जगह जगह पर रखना चाहिए और पूरे 18 बलि देने के बाद वो शिवलिंग के जैसा होना चाहिए। हर बार लाश के पास भस्मासुर का मास्क रखना चाहिए और वो भी चकले का बनाया हुआ। इस तरह से ये गुरुजी और उसकी शिष्य ये बलि देने लगे। लेकिन देवता इन लोगों को रोकने लगे। हर एक समय में इन असुरों के साथ ऐसा ही चलता आ रहा था। ये लोग बलि देने का प्लान करते, कोई ना कोई आकर इनके प्लान को फ्लॉप कर देता। और अब तक जो लोग मरे हैं ना, मतलब वही रुद्रवेणी, डॉक्टर नटराज और वो बादशाह लिंगेश्वर, ये सारे लोग असुर थे। खैर प्रेजेंट डे पर बड़ा वाला असुर अपने आप को रेडी शेडी करने लगता है उस सीए शंकर की बेटी को बलि देने के लिए। और ये बड़ा वाला असुर और कोई नहीं, खुद सीए शंकर होता है। आखिरी बलि देने पर इसका ये यज्ञ यहाँ पर खत्म होगा और भस्मासुर दोबारा जिंदा होगा। यही बात उस पुराणों में लिखा गया था। खैर ये शंकर अपने आप को असुर जैसा रड़ी शड़ी होकर शिवलिंग के सामने नाट्य करने लगता है। अब इसी दरमियान में भास्कर यहाँ पर पहुँच जाता है। भास्कर को कैसे पता चला मैं बाद में बताता हूँ। भास्कर शंकर से फाइट करने की कोशिश करने लगता है। शंकर कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन भास्कर नहीं मानता। अब शंकर बहुत ही ताकतवर बंदा होता है, भास्कर को बहुत मारते पीटते रहता है। भास्कर सोच लेता है कि शंकर को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा, क्योंकि देवता भी असुरों के साथ कुछ ऐसा ही किया। उसी जगह पर कुछ बर्तन रखे होते हैं। बात यह है कि अब तक इन लोगों ने जो जो ट्रांसजेंडर को मारा उनके सर को जलाकर उनके एशेस बनाकर इन बर्तन में स्टोर किया। इनके रिचुअल का एक पार्ट होता है ये। तो भास्कर इन एशेस को लेकर पानी में मिला देता है। ये देखने के बाद शंकर बहुत गुस्सा होने लगता है। कहने लगता है अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया, मेरी 18 साल की मेहनत पानी में मिला दी। इस तरह से मायूस होकर खुदकुशी करने लगता है। लेकिन भास्कर तभी इसको रोककर इसको समझाने लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम अच्छे इंसान बन सकते हो।
शंकर कहने लगता है, नहीं, मैंने अपने पूर्वजों को निराश कर दिया। इस तरह से आग में जाकर खुदकुशी कर लेता है, जिंदा जलने लगता है। उसके बाद भास्कर लक्ष्मी और शंकर की बेटी को बचा लेता है। एक्चुअली शंकर के पास जो बेटी होती है ना इसकी, वो इसकी खुद की बेटी नहीं होती, इसने गोद लिया था, एक ट्रांसजेंडर को गोद लिया। खैर ये सब कुछ होने के बाद दूसरे दिन भास्कर के बारे में सारे टीवी न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में न्यूज छपने लगती है कि भास्कर ने इस केस को सॉल्व कर लिया। थोड़ी देर के बाद एक अनजान बंदा भास्कर को कॉल करके ये कहने लगता है कि हमारा यज्ञ अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी बाकी हूँ। बात यह है कि जब पहली बार भास्कर सीए शंकर के घर पर गया था, वहाँ पर इसने एक फोटो को देखा जिसमें शंकर की सारी फैमिली थी। अब लास्ट में शंकर का छोटा भाई बचा है, उसका नाम होता है रुद्रा। उसी ने फिलहाल भास्कर को कॉल किया। मतलब यहाँ पर शंकर की फैमिली वाले असुर की गुरुजी के फैमिली मेंबर्स होते हैं। अब इसी फैमिली फोटो में वो लिंगेश्वर भी मौजूद होता है ना, छोटे बच्चे की तरह। तो इसकी चेस्ट पर ब्लैक मार्क होता है। इसी मार्क को देखकर भास्कर ने पता लगा लिया कि इसका भाई शंकर है। इस तरह से मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।